एक प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से। ठीक है, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। व्याख्या इसका दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71A में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। इसका व्याख्या देखिए दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जिसने न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। ध्यातव्य है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी में प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न दिया है, नहीं प्रश्न तीसरे, वे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार अपने पद पर रहे हैं। ते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। और इसी का प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है देखिए प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण किस क्रम पर निर्वाचित हुए थे। तो किस क्रम, यानी कि जो के आर नारायण थे वो भारत के कैमा राष्ट्रपति थे। तो वो थे 11वें राष्ट्रपति। इसका व्याख्या कि भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जबकि 10वें व्यक्ति थे क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 कार्यकालों का निर्वहन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो ये थे निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति जो थे और नीलम संजीवा रेड्डी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए जो थे नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, यानी देश का मुखिया होता है। देश का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी कि मुखिया होता है। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित प्रेषित करता है। जब राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति। देखिए यही क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसका व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 56(1) यानी क के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है या त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? यानी राष्ट्रपति पद पर कौन बैठेगा? यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो ये कब तक करेंगे? आपको अधिकतम 6 महीने के अवधि तक ही करेंगे। ठीक है। फिर इसी प्रश्न को अलग तरीके से बना के पूछा गया कि किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर होगा अधिकतम 6 महीने की अवधि तक वह कार्य कर सकता है। इसका व्याख्या देखिए दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन तब तक करना होगा जब तक अनुच्छेद 62 के उपबंधों के तहत 6 मास के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो नहीं जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? यानी कि किसी भी कानून, विधि मतलब होता है कानून, किसी भी कानून के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है या किसको है? तो है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राष्ट्रपति। अगला यही प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर विधि के लिए वो परामर्श मांग सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति की इसका व्याख्या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श मांगने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। यानी राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन इसमें नहीं दिया इस ऑप्शन में। अनुच्छेद 256(2), अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 256(4) दिया है। यहाँ देना चाहिए 1, अनुच्छेद 370। ये सब नहीं होगा। राष्ट्रपति राज्यों में सर्वाधिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। अनुच्छेद 356 में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 माह की अवधि के पश्चात प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? इन चारों में से बताना है कि कौन से आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित कर दिया जाता है या किया जाता है। तो यह है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर ही अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी अपने मन से ही यानी स्वयं से ही आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। वो जब भी करेगा तो मंत्रिमंडल के सहमति के आधार पर वो 352 या 356 या 360 जो
आपातकाल की ये सब स्थिति है, जिस अनुच्छेद जो है वो देश में लगा सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति की पद को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यही क्वेश्चन है, 15 नंबर ही क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिया भी है, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। यही प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कराता है। इसका व्याख्या दी, अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त होता है, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपबंध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेता है। ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति हैं, यानी कि उस टाइम जिस टाइम प्रश्न पूछा गया 2002 के अनुसार के पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो उसमें श्री अब्दुल कलाम थे। प्रश्नकाल के देखिए इसका व्याख्या है, प्रश्नकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। इनका कार्यकाल 2002 से 7 तक था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो 25 जुलाई 2017 से पदस्थ हैं, यानी शपथ लिया था। लेकिन 2002 में जो इस प्रश्न के अनुसार 2002 में जो राष्ट्रपति भारत के थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी श्री अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार जो किया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनको जो भी कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल होता है, उनके द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी भाषण को तैयार किया जाता है। इसकी व्याख्या है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र की शुरुआत में अभिभाषण द्वारा सदन में संबोधित करता है। राष्ट्रपति इस अभिभाषण द्वारा सरकार की नीतियों को सदन के समक्ष रखता है। चूंकि सरकार की नीतियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों द्वारा तैयार करवाता है, इस प्रकार स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी उपरोक्त के द्वारा ही तैयार किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्रिमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से समक्ष है तो कौन है? ये है भारत का राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला लेने के लिए कानूनी रूप से कौन सहमत है? तो वो है भारत का राष्ट्रपति। इसकी व्याख्या है कि राष्ट्रपति भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है तथा युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में वही कानूनी रूप में सक्षम है, यानी भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है। तो भारत का रक्षा का सर्वोच्च कमांडर जो है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो आपका सर्वोच्च कमांडर है। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारत का राष्ट्रपति। इसका व्याख्या अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों सेना का सर्वोच्च समादेश यानी कि कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है तथा इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? ये था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भारत के राष्ट्रपति बनने से भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है
सांसद, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, यही प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग प्रक्रिया जो होता है वो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसका देखिए व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो हटाया जा सकता किस प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके उसको राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया को प्रस्तावित करके उसको हटाया जा सकता है। और आगे कहता है कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव लिखित रूप से उपबंध कराना आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति को हटाने के पहले उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होगा कि आपको पद से हटाया जा रहा है। ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये सूचना मिलना चाहिए। और 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव लिखित रूप से उसको संसद में पास कराना आवश्यक होगा। प्रस्ताव रखने वाले सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोपों का अन्वेषण करता है। इस दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन भी महाभियोग प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्यों संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति पद का रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ए प्रक्रिया में किसी में से नहीं होता। वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, नहीं, वह संसद के दोनों सदस्यों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है। अगला है वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और यही प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं। तो देखिए इसका आंसर है व्याख्या के रूप में, देखिए समझ लीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 54 में प्रावधानित है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। यानी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वहाँ भी क्षेत्रीय जो विधानसभा के जो सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और कहता है 17वां संविधान संशोधन ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश यथा पहला में जम्मू और कश्मीर तथा दूसरा लद्दाख घोषित किए जाने के उपरांत अब राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भी भाग लेगी। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता, लेकिन विधानसभा के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो वह संचालित होता है आपका उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि लग गया है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, तो वह राज्य किससे संचालित होता है, इन तीनों ऑप्शन में तो नहीं है। वो राज्य, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहाँ पर फिर शासन चलता है किसका, उस राज्य का राज्यपाल का।
यानी कि इसका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका व्याख्या देखिए, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने, देखिए फिर से पढ़ते हैं, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि भारत का राष्ट्रपति सदस्य हैं, तो भारत का राष्ट्रपति सदस्य किसका है? ते है उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, किसी विधानसभा? नहीं, ये राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा उपयुक्त में से कोई किसी का नहीं है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा अथवा किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 58(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अहर्ह होना चाहिए, यानी कि उसके पास योग्यता होना चाहिए। अहर्ह मतलब कि योग्यता होना चाहिए। छब्बीस नंबर देखिए प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार जो संभाला है वो है उपयुक्त सभी बीबी गिरी भी, HM हिदायतुल्लाह भी और BD जत्ती भी। बीबी गिरी, HM हिदायतुल्लाह तथा BD जत्ती ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था अपने समय के अनुसार। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से राज्यसभा को विघटित करना। देखिए, चूंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है इसलिए राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद के सामने बजट को रखना ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। संसद का सत्रवासन करना ये भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना ये भी राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। देखिए, इसका व्याख्या कि संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्रवासन करता है तथा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, परंतु राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। पूर्णतः विघटित नहीं किया जा सकता है। केवल प्रति 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि वो पद छोड़ सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति जो है करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति से लेकर नियंत्रण तक केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। अतः केंद्रीय सरकार अर्थात भारत सरकार जिसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का प्रधान कौन होता है? यानी सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति होता है, यानी कि जिसका भारत सरकार का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके द्वारा ही अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न 29 नंबर की निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। वायुसेना के प्रमुख को किया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को किया जाता है, थल सेना के प्रमुख भी किया जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता? तो इसमें से उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का नियुक्ति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, जबकि प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी करता है, शपथ दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी करता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है।